टैब स्टोरीज। कंजूस सेठ। विक्रमपुर कहकर एक गांव में भानु नामक एक कंजूस अपनी बीवी मंजरी और 25 साल के बेटे राघव के साथ रहा करता था। भानु की जमीन पर किसान किसानी करते और उन बेचारों से इतनी मेहनत मशक्कत कराने के बाद भी उन्हें पूरे पैसे वो नहीं देता था। उसका बेटा उसके ठीक उल्टा होता है। राघव एक बहुत ही नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति होता है। बाबूजी, आपने फिर से किसानों को कम पैसे दिए और 2 किसानों की बेवजह तनख्वाह काटी है। क्यों करते हो आप ऐसा बाबूजी? क्या मिलता है आपको गरीबों के पैसे खाकर खुद का पेट भरने में? ओ भाग्यवान, समझा दो अपने बेटे को, मेरे सामने ज्यादा ना बोला करे। 2 पैसे क्या कमाने लग गया है, दिमाग खराब हो गया है इसका। राघव बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारे बाबूजी हैं, उनसे ऐसे बात नहीं करते। नहीं माँ, मैं सही कह रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कह रहा। बाबूजी और कितनी कंजूसी करेंगे और कितना गिरेंगे लालच में। बाबूजी, लालच एक बुरी बला है और लालच में रहकर आपको कुछ नहीं मिलेगा अंत में। चुप हो जाओ राघव, वरना मुझसे आज कुछ गलत हो जाएगा। राघव अपने पिता के बिजनेस को छोड़कर गांव के एक मिल में एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करने लगता है और वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों की मदद में इस्तेमाल करता है। राघव को अपने पिता का कंजूस और लालची स्वभाव खटकता है और इसी कारण वो हमेशा अपने पिता को यही समझाता रहता कि इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन उसकी माँ मंजरी उसे समझाते हुए बोलती है, राघव बेटा ये ले, ये तेरा टिफिन, आज तेरा पसंदीदा लौकी का हलवा बनाया है बेटा, पूरा टिफिन खत्म करके आना। ठीक है माँ, धन्यवाद। रोजाना सुबह जल्दी उठकर आप मेरे लिए इतने स्वादिष्ट और लजीजदार पकवान बनाती हो। आप सच में कमाल हो। बेटा बस अपने बाबूजी से मत लड़ा कर, वो तेरे बाबूजी हैं। इसीलिए तो मेरा खून जलता है माँ। वो बेचारे गरीबों को क्यों परेशान करते हैं? ये तो सरासर गलत है ना माँ। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन छोड़िए और आप परेशान मत होइए। मैं आइंदा से उन्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब वो मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं सुनकर चुप नहीं रहूंगा। आप ही ने सिखाया ना बचपन से, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पागल लड़का, चल जल्दी आना काम से, तेरी राह देखूंगी मैं। हाँ माँ, आता हूँ। एक दिन राघव जब घर पर होता है तब उसके पास एक गरीब लाचार बूढ़ा आदमी आता है। वो उससे विनती करते हुए कहता है, बेटा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी के दिल में छेद हुआ है। डॉक्टर बाबू ने कहा है कि अगले 24 घंटों में ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी जान जोखिम में जा सकती है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। हे भगवान। काका जी, आप चिंता मत कीजिए, आइए अंदर आइए, ये लीजिए पानी। राघव उस काका को पानी पिलाता है और अपनी अलमारी से सोने की चैन और अंगूठी निकालता है और साथ ही वो उन बूढ़े काका के हाथ में 50,000 रुपए भी थमाता है। ये लीजिए काका, ये कुछ गहने हैं और साथ ही ये पैसे रख लीजिए। इन्हें कम पड़ेंगे तो मैं और बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और काकी जी एकदम सही सलामत हो जाएंगी फिर से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राघव बेटा, तुम सच में दिल के एक धनी हो। तुम्हारे जैसा बेटा हर बाप को मिले। और एक मेरा बेटा है जो दिन रात बस शराब पीता रहता है और जुआ खेलता रहता है। मेरे पैसे एक जगह अटके हुए हैं, एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें ये सारे पैसे लौटा दूंगा। आपको मुझे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है काका जी। आप बस अपना और काकी का ख्याल रखिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे बताइए। मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। बेटे जैसा ही नहीं, तू तो मेरा ही बेटा है। धन्यवाद राघव।
राघव को उस बूढ़े आदमी की इस तरह मदद करते देख भानु बहुत भड़क जाता है और वो उसके पास आकर गुस्से से कहता है, क्या जरूरत थी उस बूढ़े आदमी को पैसे देने की? बहुत महात्मा बनने का बुखार चढ़ा है ना तुम्हें। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इस बुखार को उतार दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम? खुद को क्या समझते हो तुम? बस अपने पिता को भाषण देने आता है। अरे वो गरीब नहीं, एक नंबर के चालाक लोग हैं। तुम्हें झूठ बोलकर तुमसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं वो, और तुम उनकी बातों में आकर उनकी मदद कर रहे हो। इसे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? लोगों को झूठ बोलकर फरेबी होकर पैसे ऐंठने की कला इस गांव में सिर्फ एक ही महान आदमी से आती है। और जानना चाहेंगे वो कौन है? शख्सियत भानु चौबे। आप जो कुछ भी दूसरों के लिए करते हैं वो एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप ही वैसे काम करते हो और खामखा दूसरों का नाम बदनाम करने पे तुले हुए हो। खैर, मेरे पास आपके साथ यूं बहसबाजी करने का फालतू का समय नहीं बचा है। मैं जा रहा हूं काम पर। और माँ, मैं काम से सीधे काका जी को हॉस्पिटल में मिलने जाऊंगा। काकी जी का ऑपरेशन होने वाला है आज। उनके लिए प्रार्थना करना। ठीक है बेटा। काम खत्म करके राघव बूढ़े काका से मिलने जाता है। वो दोनों अस्पताल के बाहर खड़े होकर बात करते हैं। काका जी, देखा ना कैसे काकी मुस्कुरा रही थी। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि अब वो एकदम ठीक हैं और 2 से 3 दिनों तक उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा। उसके बाद घर जाने दिया जाएगा। धन्यवाद बेटा, ये सब तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है, वरना मैं अकेला तो कभी ये सब नहीं कर पाता। ऐसा कुछ भी नहीं है काका जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने केवल इंसानियत का धर्म निभाया है। चलिए, अब परेशान मत होइए। चिंता की सारी जड़ मिट चुकी है। अब खुश होकर मुस्कुराने का समय आ चुका है। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। राघव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब राघव के पास एक गरीब आदमी मदद मांगने आता है, तभी राघव, मेरा नाम जगजीवन है। मेरी बहन, उसकी शादी है 2 महीने बाद। शादी की सारी तैयारियां शुरू भी हो चुकी थी। सारे पैसे जुट भी गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मेरी ताई जी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई, जिस कारण मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और उनके इलाज में ही सारे पैसे खर्च हो गए। क्या मुझे मेरी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे मिल पाएंगे तुमसे? प्लीज राघव, मैं तुमसे विनती करता हूँ। विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है जगजीवन, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, कुछ पैसे हैं। और हाँ, शादी का सारा खाने का खर्चा भी मेरी तरफ से ही होगा, ठीक है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राघव। तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो। ऊपर वाला तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जगजीवन और राघव आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर भानु आ जाता है और वो जगजीवन को धक्का मारकर घर से बाहर निकालता है। बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या तरीका हुआ किसी को ऐसे घर से मार के निकालने का? चुप करो तुम बिल्कुल। इस घर को धर्मशाला समझकर रखा है हर किसी ने। चले आते हैं बस मुंह उठाकर आवारों की तरह, पैसों की भीख मांगने। राघव जगजीवन को हाथ देकर उठाता है और भानु से कठोर आवाज में कहता है, पहली बात तो ये कि जगजीवन यहाँ पर पैसों की भीख नहीं, पैसों की मदद मांगने आया है। और दूसरी बात ये कि आप मेरे किसी भी दोस्त या जान पहचान वाले के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। आइंदा से अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव, मैं चलता हूँ। हाँ, निकल जा यहाँ से, फिर कभी वापस मेरे घर पर नजर मत आना। जगजीवन वहाँ से घबराकर चला जाता है। भाग गया, देखो वो पैसे लेकर। सबके सब मतलबी हैं इस दुनिया में। और आप भी जरा अपने अंदर भी झांक के देख लीजिए बाबूजी,
आप किस तरह के इंसान हैं? दूसरों को कुछ बोलने से पहले 1000 बार कहा है ना मैंने आपसे। आप जो दूसरों को बोलते हो वो सारे गुण तो सबसे पहले आप में ही बसे हुए हैं। राघव के ताने सुनकर भानु का खून खौल उठता है। राघव दिन रात मेहनत करके ओवर टाइम भी काम करता है। ओवर टाइम काम करने से मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूंगा, और जितने ज्यादा पैसे उतने ही वो गरीब और लाचार लोगों के काम आएंगे। अपनी नींद की बलि चढ़ाकर राघव आंखें फोड़ फोड़ कर देर रात तक भी कभी कभी काम करता है, और यूं ही पैसे कमाकर वो गरीबों की खूब मदद करता है। उसका हमेशा से एक सपना होता है जिसके बारे में वो अपनी माँ को भी बताता है। माँ, मुझे ना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जहाँ पर गरीब लोगों की मदद की जाए। उन्हें मुफ्त में खाना मिले, मुफ्त में रहने को मिले, मुफ्त ही दवाइयाँ, मुफ्त के कपड़े, मुफ्त की पढ़ाई लिखाई जैसे सारे काम हो वहाँ पर। लेकिन अफसोस वो दिन आने से रहा, क्योंकि मैं कभी भी उतना अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं जानता हूँ। ऐसे नहीं सोचते हैं राघव बेटा। अगर तुम सपने देखने की हिम्मत रख रहे हो तो उन्हें पूरा करने की भी पूरी जी जान लगा के कोशिश करो, और फिर देखना कैसे तुम्हें महसूस होता है जब तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। तब एक अलग ही सुकून होगा। रास्ते में कदम कदम पर ढेर सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मंजर जो होगा वो बहुत ही सुहाना होगा। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही कही। बस आपका आशीर्वाद यूं ही मेरे सर पर बना रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सर पर कायम बना रहेगा बेटा राघव। दिन गुजरते जाते हैं और अचानक से एक दिन भानु का एक्सीडेंट हो जाता है और भानु को तुरंत आईसीयू में ले जाया जाता है। मंजरी और राघव बहुत घबरा जाते हैं। राघव बेटा, तेरे बाबूजी को कुछ होगा तो नहीं ना? हिम्मत रखिए माँ, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी बिल चुकाकर और फॉर्म वगैरह भर कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, आप दोनों में से किसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? दरअसल भानु जी को जल्द से जल्द खून चढ़ाना होगा। एक्सीडेंट में उनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और हम फौरन ब्लड अरेंज नहीं कर पाएंगे। अगर वक्त रहते ही भानु जी को खून नहीं चढ़ाया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या? आप हमें बस थोड़ा और वक्त दीजिए डॉक्टर, हम कुछ देर में खून का बंदोबस्त कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जगजीवन और बूढ़े काका दोनों आते हैं। दोनों राघव के पैसे लौटा देते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारे पैसे। राघव, तुमने मेरी मुश्किल घड़ी में इतनी बड़ी मदद की, आज मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। शायद यही मेरा सौभाग्य है। मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। मैं दूंगा अपना खून भानु काका को। क्या सच? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जगजीवन। जगजीवन अपना खून देता है और 2 से 3 दिनों बाद भानु फिर से ठीक हो जाता है। और जब उसे ये पता चलता है कि जगजीवन ने खून देकर उसकी मदद की है और साथ ही बूढ़े काका ने खूब सेवा की है, तो ये सब सुनकर भानु की आंखें भर आती हैं। मुझे माफ कर दो राघव, माफ कर दो मंजरी, काका जी और जगजीवन बेटा। मैंने कंजूसी और लालच में आकर सबके साथ बहुत गलत किया है। हमेशा अपनी ही मनमानी की, ना कभी किसी की सुनी, ना किसी बात को समझदारी से किया। मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब मुझे माफ कर दो। जिन लोगों को लेकर मैंने तुमसे बहस की थी, उनके कारण ही आज मैं ठीक हो पाया हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि वो यहाँ आ गए। सब शायद ऊपर वाले की ही कृपा थी, ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो सके। भानु सबसे माफी मांगता है और सभी उसे माफ भी कर देते हैं। बाबूजी, आप मन के बहुत अच्छे हो, लेकिन लालच और कंजूसी के भाव से आपका मन मैला हो चुका था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अब सुधरना चाहता हूँ और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और इस तरह अंत में कंजूस सेठ की आंखें खुल जाती है और वो सुधर कर कंजूसी करना छोड़ देता है।
और सही से पेश आकर अपनी बीवी और बेटे के साथ एक सुखी और समृद्ध जीवन जीता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जीवन में हमारे पास कितने भी पैसे क्यों ना आ जाएं, हमें लालच जैसी बुरी बला को अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।